हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़ीराज ऑनलाइन एकेडमी। हाउ यू गाइस, कैसे हैं जी आप लोग? ठीक हैं सब? अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है वो है रिपोर्ट राइटिंग। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस टॉपिक बिफोर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हमें असाइनमेंट्स पे भी ये करना पड़ता है रिपोर्ट राइटिंग। इसके अलावा जो है वो हमें वैसे भी आनी चाहिए। प्रोफेशनल लाइफ का ये हिस्सा है रिपोर्ट राइटिंग। वेयर एवर यू गो यू नीड टू मास्टर द स्किल ऑफ राइटिंग अ रिपोर्ट। तो रिपोर्ट बेसिकली होता क्या है? रिपोर्ट जो है वो स्पोकन भी हो सकता है, स्पोकन जो है वो अकाउंट भी हो सकता है, या रिटन अकाउंट भी हो सकता है। एक इंसिडेंट का, एक वाक़े का, कोई ऑब्जर्वेशन आपने की, कुछ भी आपने देखा सुना, ठीक है, उसको आप जब रिपोर्ट करते हैं, आप क्या करते हैं कि आप उसको उसका उसको बयान करते हैं, किसी के सामने रखते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? रिपोर्ट। अब रिपोर्ट राइटिंग में हम चूँकि रिटन अकाउंट की बात करें कि आप एक जो है वो आपका जो बयान होता है वो किस बारे में होता है? रिटन उसमें फॉर्म में आप जो है वो बताते हैं कि एक इंसिडेंट कैसे हुआ, या मैंने क्या देखा, या मैंने क्या सुना, या मैंने क्या ऑब्ज़र्व किया। सो ये सारी जो चीज़ें आप बयान करते हैं, कहीं पे लिखते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? रिपोर्ट राइटिंग। नाउ द रिपोर्ट मस्ट बी सपोर्टेड बाय एविडेंस। इसका ऐसे नहीं है कि आप वैसे कोई भी बात कर देंगे और मान ली जाएगी। तो इसको आपको जब आप ऑफिशियली लिखते हैं, एक फॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं, एक फॉर्मल प्रेजेंटेशन या असाइनमेंट के लिए आप लिखते हैं, तो उसमें आप ये करते हैं कि उसमें आप जो है वो ख्याल रखते हैं इस चीज़ का कि वो सपोर्टेड बाय एविडेंस और डिटेल्स होना चाहिए, इंफॉर्मेशन होना चाहिए। मतलब उसके पीछे जो है वो डेटा होना चाहिए जिसकी बेस पे आप उसको एनालाइज भी करेंगे और उसको सपोर्ट भी करेंगे, ताकि वो जो है वो कन्विंस हो सके जो भी सुनने वाला या पढ़ने वाला है। इन केस ऑफ राइटिंग या रिटन रिपोर्ट, वो ज़ाहिर है पढ़ने वाला होगा। सो लेट्स क्विकली जंप टू द टॉपिक और हम स्टार्ट करते हैं जी स्लाइड्स। Okay, first is what is report writing? A report is a formal document that elaborates on a topic using facts, charts and graphs to support its arguments and findings. जो arguments आप देते हैं, जो दावे करते हैं बीच में, या जो बहस होती है, और इसी तरह जो नताइज निकल के आते हैं, जो चीज़ें आप कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई भी बात करता हूँ कि किसी कंपनी में एक जो है वो बिज़नेस मैनेजर है, वो जो है वो ओनर को क्या कर रहा है कि वो रिपोर्ट दे रहा है उनके बिज़नेस की। तो कैसे देगा जी? वो जो भी बात करेगा उसके पीछे फैक्ट्स होने चाहिए, वो किसी इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड होना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स पे बेस्ड होना चाहिए कि देखें जी पिछली दफ़ा हमारे बिज़नेस या हमारी कंपनी इधर थी, आज इधर है, तो इसकी क्या क्या वजूहात हैं। कि देखें डाटा, देखें जी डाटा में ये है, इन्फॉर्मेशन जी शो कर रही है, लोग ये कह रहे हैं हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में। इसी तरह एक इंस्टीट्यूट है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक टीचर जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल रिपोर्ट दे रहा है एडमिनिस्ट्रेशन को कि देखें जी पिछले जो है साल आपके जो स्टूडेंट्स थे वो इस तरह थे, उनमें कितनी इम्प्रूवमेंट आई है, ठीक है। इन बेसिस पे जो है ये डाटा जो कलेक्शन मैंने की है, ये टेस्ट जो मैंने लिए हैं, ये क्विज़ेज़ जो मैंने लिए हैं, इनकी बेस पे मैं ये कह रहा हूँ कि इनकी परफॉर्मेंस बेटर हो गई है। सो दैट मेक्स सेंस, यू नो। और फिर जो है वो अगला बंदा जो है वो मान लेता है बात, वो कन्विंस हो जाता है कि आप जो भी कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। तो जब रिटन फॉर्म में उसका अकाउंट देंगे आप, यही बातें आप अगर रिटन फॉर्म में करेंगे बेस्ड ऑन डेटा और बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, जो स्टैटिस्टिक्स, तो ये ग्राफ्स इसमें आ जाते हैं, चार्ट्स और फैक्ट्स जो है हकाइक जिसे कहते हैं। तो ये जब सारे आर्गूमेंट्स आपके फाइंडिंग्स इनकी बेस पे होती हैं, डाटा की बेस पे, तो वो फिर कन्विंस होता है रीडर, ठीक है जी। तो ये वो फॉर्मल या रस्मी जो है वो दस्तावेज़ है, ये डॉक्यूमेंट है कि जिसमें हम एक्सप्लेन करते हैं अपनी फाइंडिंग्स को और आर्गूमेंट्स को बेस्ड ऑन फैक्ट्स, चार्ट्स एंड ग्राफ्स, जो भी डिटेल्स हो सकती हैं, इंफॉर्मेशन हो सकती है। यस, moving on to the next point, an elaborate report prepared with evaluated facts helps solve complex problems. When managers come across certain business situations, they ask for comprehensive and well thought out reports that can help them design business plans. अब ये यहाँ पे एक एग्जांपल भी दी गई है बिज़नेस की, जिस तरह मैंने अभी दी। तो इसमें क्या कह रहे हैं जी कि एन एलेबरेट रिपोर्ट, एक जो है वो वाज़े तफसीली जो रिपोर्ट लिखी जाती है, जिसकी बेस किस पे होती है? एवेल्यूएटेड फैक्ट्स। अभी देखें, मैं हकीकत जैसे ही कुछ बयान कर देता हूँ, कुछ भी कह देता हूँ, तो वो हकीकत तसव्वुर नहीं होगी जब तक वो बैक्ड बाय एविडेंस नहीं होगी, जब तक मैं उसका सबूत नहीं दूंगा, उसके पीछे कोई जो है वो सपोर्टिंग डिटेल्स, इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। तो जब एवेल्यूएटेड फैक्ट्स होते हैं, ठीक है,
तज्ज़िया शुदा जो है वो हक़ाइक़ होते हैं और उनको जो है वो एनालिसिस के प्रोसेस से गुजारा जाता है, उनकी बेस पे जब एक रिपोर्ट को सामने लाया जाता है, एक बात की जाती है, तो वो मदद करती है पेचीदा जो मसाइल हैं उनको हल करने में. When managers come across certain business situations, they ask for comprehensive and well thought out reports that can help them design business plans. अब होता क्या है जी, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी कंपनी कहाँ पे मौजूद है. एक फॉर एग्जांपल बिज़नेस है, कोई भी आप काम कर रहे हैं, तो उसमें प्रोग्रेस लाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वेयर डू वी स्टैंड राइट नाउ, और हम पहले कहाँ थे. तो हम जब डिफरेंस मेजर करते हैं, ये डिफरेंस मेजर करने के लिए कि पहले हम कहाँ थे, अब हम कहाँ हैं और हमने कहाँ जाना है, हमें रिपोर्ट राइटिंग की या रिपोर्ट की ज़रूरत होती है, बी इट इन फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन, जैसे ओरल रिपोर्ट कह सकते हैं, या रिटन हो. लेकिन हमें चाहिए होती है रिपोर्ट, ताकि हमें ये पता हो कि जी हम कहाँ पे हैं, हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं और हमने कहाँ जाना है. तो इसी तरह बिज़नेस जो मैनेजर्स हैं, वो जब इस तरह के हालात में आते हैं बिज़नेस उसमें जो है सिचुएशंस में या बिज़नेस एनवायरनमेंट में, तो वो फिर तफसीली या कॉम्प्रहेंसिव और वेल थॉट आउट, जिन पे काफ़ी सोचा गया हो, ऐसी रिपोर्ट्स तलब करते हैं, उनको चाहिए होती हैं, दैट कैन हेल्प देम डिज़ाइन बिज़नेस प्लान्स, ताकि वो आगे का मज़ीद सोच पाएँ कि हमने बिज़नेस को कहाँ लेके जाना है और कैसे हमने उसको डिज़ाइन करना है, हमारे में क्या क्या कमियाँ हैं जिन पे हमें काम करना है, क्या क्या खूबियाँ हैं जिनको मज़ीद बेहतर बनाना है. तो ये हमें जी रिपोर्ट राइटिंग की मदद से ही पता चलता है. If you are writing a report in the workplace, check whether there are any standard guidelines or structure that you need to use. जी, अगर आप एक रिपोर्ट वर्क प्लेस में लिख रहे हैं जहाँ पे आप काम करते हैं, check whether there are any standard guidelines or structure that you need to use. This is really very important. देखें, ये आपने याद रखना है कि लेटर राइटिंग हो, चाहे वो एप्लीकेशन राइटिंग हो, चाहे वो रिपोर्ट राइटिंग हो, मेमो राइटिंग हो, कुछ भी इस तरह की राइटिंग आप प्रोफेशनल सेटिंग में करते हैं या फॉर्मल सेटिंग में करते हैं, जिस तरह स्कूल में कोई असाइनमेंट है या किसी वर्क प्लेस पे आप काम कर रहे हैं, तो आपने ये चीज़ जी याद रखनी है कि उसका आपने देखना है कि क्या उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस इंस्टीट्यूशन का, उस वर्क प्लेस का जहाँ पे आप काम करें, उसका अपना कोई फॉर्मेट तो नहीं है. क्योंकि उनके पास एक फ़ॉर्मेट होता है यूजुअली, हर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने डिफरेंट थोड़ा फॉर्मेट किया होता है. यूनिवर्सिटी ने, हर स्कूल इंस्टीट्यूशन का अपना एक फ़ॉर्मेट होता है, लेटर का या एप्लीकेशन का या उनका जो है वो कोई भी रिपोर्ट राइटिंग का. तो उसमें आपने उसको फॉलो करना होता है. फॉर एग्जांपल मैं एक वर्क प्लेस में काम कर रहा हूँ एज अ टीचर, और अगर मैं वहाँ पे जो है वो उस इंस्टीट्यूशन का, उस कॉलेज का फॉर्मेट यूज़ नहीं करता, तो वो जो है ना वो नेग्लिजेंस कंसिडर होती है ऑन माय पार्ट, कि जी इसको पता ही नहीं है इस टीचर को कि हमारा फॉर्मेट कौन सा है. तो कोशिश आपने ये करनी होती है कि पहले आप एक दफ़ा देख लें कि उनको कोई अपना फॉर्मेट तो नहीं है, अपना उनकी स्टैंडर्ड गाइडलाइंस तो नहीं है कोई जो आपने फॉलो करनी है वाइल राइटिंग अ रिपोर्ट, लेटर और एप्लीकेशन और एनी फॉर्मल डॉक्यूमेंट फॉर दैट मैटर. ठीक है, तो आपने ये चीज़ देखनी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पे मेंशन किया गया है. तो आपने कोशिश करनी है जी, इसको मैं बड़ी डिटेल से जा रहा हूँ, मैं बड़े जो है वो आराम से और कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक एक चीज़ बड़ी बारीकी से बताऊँ, ताकि जनरल लाइफ में या आगे प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको हेल्प हो, ना कि सिर्फ इस टॉपिक को समझने में आपको हेल्प हो रिपोर्ट राइटिंग में, बल्कि आप इसका पूरा कॉन्सेप्ट जान लें कि क्या जो है वो चीज़ें हैं जिनको हमने गौर से देखना और क्या चीज़ें हैं ऐसी जिनको हमने हमेशा मद्देनज़र रखना है या हमने अपने माइंड में रखना है हमको. तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. एलिमेंट्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, अज्जा या अनासिर क्या हैं जी रिपोर्ट राइटिंग के, किन चीज़ों से मिलके बना है रिपोर्ट राइटिंग. एलिमेंट्स होते हैं जिन चीज़ों से मिलके एक चीज़ बनती है, कोई भी अज्जा जिसे कहते हैं, या इंग्रेडिएंट्स कह सकते हैं इसको, या अनासिर कह सकते हैं. ठीक है जी, कि इन चीज़ों का होना ज़रूरी है रिपोर्ट राइटिंग में. पहला है जी, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स एंड ईच हैज़ अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर यूजुअली नोन एज एलिमेंट्स ऑफ द रिपोर्ट. अब जिन चीज़ों से वो मिलके बनता है वो क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स ऑफ द रिपोर्ट. लेकिन डिफरेंट काइंड्स हैं रिपोर्ट्स की, और हर एक काइंड, हर एक फॉर्म जो है रिपोर्ट की उसमें एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है. मतलब कि अगर आप जो है वो एक फॉर्मल सेटिंग में भी लिख रहे हैं, तो आप एक इंसिडेंट की अगर रिपोर्ट लिख रहे हैं तो वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, और अगर आप कोई जो है वो बिज़नेस प्लान के लिए लिख रहे हैं कि आगे क्या हम करने जा रहे हैं, तो उसकी रिपोर्ट में डिफरेंस हो सकता है. इसी तरह जो चार्ट्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स आप जो है वो उनको सपोर्ट करने के लिए अपने आर्गूमेंट्स या फाइंडिंग्स को देंगे, उनको भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है कि आप डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स को शो करें, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हो सकती है. तो ये पॉइंट है जी यहाँ पे. नेक्स्ट है, एवरी रिपोर्ट स्टार्ट्स विद अ टाइटल पेज एंड अ टेबल ऑफ कंटेंट्स, आफ्टर विच कम्स द मेन सेक्शंस, एग्जीक्यूटिव समरी और एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, डिस्कशन एंड कंक्लूजन. जी, तो
हर रिपोर्ट जो है वो स्टार्ट होती है एक टाइटल पेज से। अब देखें, जब फॉर्मली आप लिखते हैं तो उसमें आपने इन चीज़ों का ख्याल करना होता है कि टाइटल पेज होना चाहिए। टेबल ऑफ कंटेंट्स, टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है जी वो जो फहरिस्त होती है कि जिसमें आपको नज़र आता है कि जी आगे बुक में या किसी भी एक डॉक्यूमेंट में आगे टॉपिक्स की जो तरतीब है वो क्या है, पहले कौन सा टॉपिक है, दूसरे नंबर पे कौन सा है, तीसरे नंबर पे कौन सा है, सब हेडिंग्स कौन सी हैं, हेडिंग्स कौन सी हैं। तो ये सारा टेबल ऑफ कंटेंट्स में आता है। टाइटल पेज पहले होना चाहिए जिस पे रिपोर्ट का नाम लिखा हुआ हो, किस इसका टॉपिक क्या है, किस बारे में ये रिपोर्ट है, और फिर उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स होने चाहिए ताकि वो आसानी हो रीडर को। हमें क्या होता है, अगर बुक में शुरू में फहरिस्त है तो उससे हमें हेल्प होती है जो है वो एक स्पेसिफिक टॉपिक तक पहुंचने में। आगे पेज नंबर भी मेंशन होता है तो हम डायरेक्ट उस पर या उस तक पहुंच जाते हैं। आफ्टर विच कम्स द मेन सेक्शन, उसके बाद फिर मेन सेक्शंस आते हैं, द एग्जेक्टिव समरी और एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है जी। एब्स्ट्रैक्ट में बेसिकली क्या होता है, किसी भी डॉक्यूमेंट का जो एब्स्ट्रैक्ट होता है, एक बुक का भी हो सकता है एब्स्ट्रैक्ट, होता भी है बल्कि प्रेफेस भी होता है, उसको देख के हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये बुक किस बारे में है। तो अगर एक रीडर है, फॉर एग्जांपल आप लाइब्रेरी में जाते हैं, देखिए ना, ये मैं कॉन्सेप्ट दोबारा तब आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि मैं हर चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ डिटेल में, ताकि आपको आगे भी कहीं आप जो है वो रिसर्च करें या कुछ भी आप इस तरह के जो है पढ़ने जाते हैं या कोई किताब ढूंढने जाते हैं तो आपको हेल्प होगी। अब देखिए, जब भी आप लाइब्रेरी में एक किताब ढूंढने जाते हैं या आपको कोई भी जो है वो नावल आप ढूंढने जा रहे हैं, कोई स्टोरी पढ़ना चाह रहे हैं तो आप उसके लिए ढूंढने जा रहे हैं, या आप रिसर्च के लिए कोई बुक ढूंढने जा रहे हैं तो आप एब्स्ट्रैक्ट पहले पढ़ते हैं। पूरी बुक तो आप पढ़ के उसका अंदाज़ा नहीं लगाएंगे ना कि वो मेरे काम की है या नहीं। तो आप क्या करेंगे कि आप जो है वो एब्स्ट्रैक्ट पढ़ते हैं, प्रेफेस पढ़ते हैं, वो समरी है बेसिकली पूरी बुक की या पूरे डॉक्यूमेंट की, और उसको देख के आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये किस बारे में है। ठीक है, क्या मुझे इससे कुछ फ़ायदा हो सकता है या नहीं हो सकता। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे मेंशन्ड होती हैं। फिर उसके बाद जी इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में ज़ाहिर है जो बुक में आगे जो बातें होने वाली हैं उनका तारुफ होता है। शुरू में जो है वो इंट्रोडक्शन होता है कि जी थोड़ा सा पस मंज़र भी हो सकता है, उसमें बैकग्राउंड भी हो सकता है, लेकिन इंट्रोडक्शन ये होता है कि टॉपिक का इंट्रोडक्शन है कि जी ये टॉपिक है क्या बेसिकली। फिर इस पर डिस्कशन होती है। ठीक है, उसमें जो है वो क्या कहते हैं, बहस होती है, बहस मुबाहिसा जिसे हम कहते हैं, कि उस पर जो है वो सैर हासिल गुफ्तगू या बहस होती है कि ये है क्या, इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं, और जो उस टॉपिक के स्कोप में आता है या उसके दायरा कार में आता है वो वहाँ पे चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। और फिर फाइनली कंक्लूजन, नतीजा, मतलब कि इस सारी डिस्कशन, इस इंट्रोडक्शन और इस एब्स्ट्रैक्ट की बेसिस पे क्या कंक्लूजन एक राइटर निकालना चाहता है वो उसमें मेंशन होती है। तो इसी तरह रिपोर्ट राइटिंग में भी यही चीज़ें कि आपने पहले क्या करना चाहिए, हमें पहले टाइटल पेज होना चाहिए, उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स होना चाहिए, उसके बाद मेन सेक्शंस आ जाते हैं, एग्जेक्टिव समरी या एब्स्ट्रैक्ट, उसके बाद इंट्रोडक्शन आता है जिसमें आप उसको टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद डिस्कशन आती है, उसके बारे में मज़ीद आप बताते हैं, जो भी आपका मुद्दा है वो आप वहाँ पे रखते हैं, जो भी आप उसके बारे में बताना चाह रहे हैं, जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स या एंगल्स को आप टच करना चाह रहे हैं वो आप देखते हैं, और फिर फाइनली आप कंक्लूजन फॉर्म करते हैं बेस्ड ऑन ऑल द डिस्कशन। ठीक है, नेक्स्ट अब देखें, एग्जेक्टिव समरी या एब्स्ट्रैक्ट को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि क्या चीज़ है ये। दिस सेक्शन प्रेजेंट्स अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द रिपोर्ट्स कंटेंट्स। तो सारे जितने भी अज्जा हैं रिपोर्ट के, जितनी भी बातें उसमें हुई हैं, उसको एक ओवरव्यू देता है, ये एक जायज़ा होता है, सरसरी सा एक छोटा सा जायज़ा आपको मिल जाता है कि जी अगर मैंने पूरी बुक पढ़ने का मेरे पास टाइम नहीं है, पूरी रिपोर्ट पढ़ने का मेरे पास टाइम नहीं है, स्पेसिफिकली इन रिपोर्ट हम देखेंगे कि एग्जेक्टिव समरी का क्या मतलब है या एब्स्ट्रैक्ट का। तो उसमें आप क्या करेंगे, आप जो है वो एक ओवरव्यू देते हैं उसमें पूरी रिपोर्ट के कंटेंट्स का कि जी सारी रिपोर्ट में क्या बातें हुई हैं, उसको आप एक छोटे से सेक्शन में ब्रीफली डिस्क्राइब करते हैं, उसको एग्जेक्टिव समरी या एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। यू शुड प्रेजेंट द की पॉइंट्स ऑफ द रिपोर्ट इन दिस सेक्शन। की पॉइंट्स, जो मेन पॉइंट्स हैं वो इस सेक्शन में आपने लिखने होते हैं ताकि उसमें जो है वो पढ़ के रीडर को पता चल जाए कि किस बारे में। इंक्लूड द पर्पज़ ऑफ योर रिपोर्ट एंड एम्फसाइज कंक्लूजन्स और रिकमेंडेशंस। जी, इसमें आपने मकसद भी बयान करना होता है रिपोर्ट का कि मैंने क्यों लिखी ये रिपोर्ट, और फिर आपने क्या करना होता है, आपने फिर कंक्लूजन्स या रिकमेंडेशंस पे स्ट्रेस करना होता है, उन पे जोर देना होता है कि जी ये वाले कंक्लूजन्स या ये रिकमेंडेशंस तजावीज़ जो हैं ये किस तरह बेहतर हैं, किस तरह हमारे काम आ सकती हैं, ये जो मैंने रिपोर्ट लिखी है इसका क्या फ़ायदा है। एक तो मकसद है ना कि मैंने क्यों लिखी है, और फिर जो लिखी है उसका फ़ायदा क्या है आगे, मतलब मुझे क्या फ़ायदा हुआ और बाकियों को क्या फ़ायदा हो सकता है, ये मतलब होगा इसका। इंक्लूड ओनली द एसेंशियल और मोस्ट सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन टू सपोर्ट योर थ्योरीज एंड कंक्लूजन्स। जी, सिर्फ आपने सबसे अहम तरीन जो इन्फॉर्मेशन है, डाटा है, जो डायरेक्टली उसको सपोर्ट कर रहा हो आपके आर्गूमेंट्स को या फाइंडिंग्स को, उनको आपने इंक्लूड करना है। आपने ऐसा नहीं करना कि आप जो है वो अपना जो नतीजा निकालना चाह रहे हैं, आप अपनी बात जो करना चाह रहे हैं उससे हट के कोई और सपोर्टिंग डिटेल्स देना शुरू कर दें।
सही है। जिस तरह अगर मैं एक टीचिंग की रिपोर्ट दे रहा हूँ कि जी इंग्लिश लैंग्वेज में जो बच्चे थे एक सर्टेन इंस्टीट्यूट के, वो पहले पिछले साल कमज़ोर थे, इस साल बेहतर हो गए, तो उसमें मैंने उनकी जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं उनका हो सकता है कितना ताल्लुक़ ना हो, तो उनका डाटा मैंने बीच में शामिल नहीं करना। ठीक है, अगर उनका डायरेक्ट रिलेशन है कोई तो मैंने शामिल करना है, लेकिन उस टॉपिक से हट के मैंने कोई और बात उसमें शामिल नहीं करनी या कोई इन्फॉर्मेशन शामिल नहीं करनी। नेक्स्ट है जी, फॉलो द सेम सीक्वेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव यूज्ड इन द रिपोर्ट। वही सीक्वेंस आपने यूज़ करना है इन्फॉर्मेशन का जो आपने रिपोर्ट में इस्तेमाल किया। ठीक है जी, मतलब कि पहले जो चीज़ें हुई हैं वो पहले आनी चाहिए, बाद में जो चीज़ें आई हैं वो बाद में होनी चाहिए, और जो रिपोर्ट का आपका पूरा तरतीब आपने जिस तरह दी हुई है उसी तरह आपने इन्फॉर्मेशन को भी उसी सीक्वेंस में उसी तरतीब में लिखना है। सही है जी। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अहम नुकात कौन से हैं जो आपने याद रखने हैं वाइल राइटिंग अ रिपोर्ट। एक तो ये कि समरी लेंथ जो है वो जो एग्जेक्टिव समरी है वो 10 to 15% ऑफ द कंप्लीट रिपोर्ट होती है। अब ये रिपोर्ट की समरी है, वैसे हम कहते हैं ना 1/3 या 1/4 होनी चाहिए समरी। रिपोर्ट की समरी जो है वो 10 to 15% होनी चाहिए ऑफ द कंप्लीट रिपोर्ट, मतलब उससे भी छोटी होनी चाहिए। अगर 1/3 हम कहें तो वो बनता है 33.33%, और अगर 1/4 कहें तो वो 25% बनता है। तो ये उससे कम है, मतलब कि ये आपने जो है वो उससे भी ब्रीफली लिखना है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा अगर आपने समरी उसमें मेंशन करनी है तो। ट्राई नॉट टू इंट्रोड्यूस एनी न्यू इन्फॉर्मेशन और पॉइंट इन समरी दैट यू हैवंट कवर्ड इन द रिपोर्ट। रिपोर्ट के दायराकार से बाहर या स्कोप से बाहर कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी समरी जो है या एब्स्ट्रैक्ट समरी या एग्जेक्टिव समरी जो है, सॉरी एग्जेक्टिव समरी या एब्स्ट्रैक्ट, वो उससे बाहर कोई चीज़ बता रहा हो जो आपकी रिपोर्ट ने टच ही ना किया हो। तो आपकी रिपोर्ट में जो जो इन्फॉर्मेशन है उसी के मुताबिक आपने एग्जेक्टिव समरी भी लिखनी है। द समरी शुड कम्युनिकेट द मैसेज क्लियरली एंड इंडिपेंडेंटली। आपका जो मैसेज है वो समरी में होना चाहिए, मतलब जो मेन आइडिया है, जो मेन पॉइंट्स हैं आपके रिपोर्ट के, वो हमेशा एक समरी में होने चाहिए। कोई भी समरी हो सकती है वो, ठीक है। जब भी आप समराइज़ करते हैं एक टेक्स्ट को तो आप उसमें कोशिश करते हैं कि वो सारे चीज़ा या मेन जो पॉइंट्स हैं वो उसमें होने चाहिए, और वो क्लियरली वाज़े तौर पे जो है वो पैगाम पहुंचा पाए, जो पूरे टेक्स्ट का पैगाम है। ठीक है, सो ये बड़ा ज़रूरी है, और ये चीज़ें आपने वैसे भी याद रखनी है। जहाँ जहाँ मैं कह रहा हूँ ना कि ये किसी भी टेक्स्ट के लिए, किसी भी रिटन फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए हैं, तो उधर आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आपने उनको फॉलो करना है। अब इंट्रोडक्शन आ गई जी, एग्जेक्टिव समरी भी होगी, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आ गए कि कौन से आपने याद रखने हैं, और साथ फिर इंट्रोडक्शन। उसके बाद नेक्स्ट जो सेक्शन है वो क्या है, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या क्या आना चाहिए जी, इट शुड briefly describe the background and context of the research you have done। जी, अब पस मंज़र आप थोड़ा सा बयान करते हैं कि जी मैं ये रिसर्च इस वजह से कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल वही टीचिंग वाली मिसाल ले लेते हैं कि मैं जो बच्चों की पे रिसर्च कर रहा हूँ कि जी उन पे रिपोर्ट लिख रहा हूँ रिसर्च करके कि उन्होंने पिछले साल किस तरह के थे वो पढ़ाई में, और इस साल किस तरह के हुए हैं, या इंग्लिश लैंग्वेज में कर लें तो उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड में दूँगा कि देखें जी पहले वो किस तरह के थे। सही है, ये हो गया बैकग्राउंड। और कॉन्टेक्स्ट, उसके जो एनवायरनमेंट है वो भी मैं बताऊंगा कि जी इस कॉलेज के बच्चे जो हैं, इस क्लास के बच्चे जो हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में इस तरह थे पिछले साल, और इस साल ऐसे। इसी तरह आप बिज़नेस के लिए भी लिख सकते हैं रिपोर्ट कि जी पिछले साल हमारी प्रोडक्ट्स इस तरह थी, पिछले साल ये फीडबैक आई लोगों की तरफ से इस प्रोडक्ट को यूज़ करके, और आज जो है वो हमारी इतनी बेहतरी आई है, या ये चीज़ें हैं जहाँ पे लोगों ने कहा कि यहाँ पे मसाइल हैं और इनको आप बेहतर कर सकते हैं इस प्रोडक्ट में, ताकि हम मज़ीद आपसे बाय करें। तो ये चीज़ें सारी देखें, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, किसी भी एनवायरनमेंट में, किसी भी सिचुएशन में आप रिपोर्ट को एडजस्ट कर सकते हैं, रिपोर्ट राइटिंग को, कि मैंने कैसे लिखनी है और क्या करना है। डिस्क्राइब द चेंज, प्रॉब्लम और इशू रिलेटेड टू द टॉपिक। देखें, आप चेंज भी हो सकती है, वो प्रॉब्लम भी हो सकता है, इशू भी हो सकता है, जिसको आप डील कर रहे हैं, जिसको आप ट्रीट कर रहे हैं, जो स्पेसिफिक रिपोर्ट। तो ये चीज़ आपने देखनी है कि जी वो क्या चेंज आई, वो क्या मसला बना जिस पे रिपोर्ट दे रहा हूँ, या क्या जो है वो प्रॉब्लम है। इशू और प्रॉब्लम को हम इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। तो टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, मसला है या तब्दीली आई है, उसको आप ट्रीट करते हैं, या उसको आप जो है वो उसमें अपने रिपोर्ट में बताते हैं उसके बारे में। डिफाइन द रेलिवेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्पस ऑफ द रिपोर्ट। तो इंट्रोडक्शन में आप मकासद भी बताते हैं कि जी ये मैंने क्यों जो है कि पहले आप एब्स्ट्रैक्ट में भी बता चुके हैं, लेकिन वो समरी उसमें है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा आप उसको मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं, और सब जो है वो टॉपिक्स की शक्ल में ये सब ऑब्जेक्टिव्स आप बताते हैं कि उसमें बड़े ऑब्जेक्टिव के छोटे ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं जो साथ अचीव होंगे, एंड पर्पस ऑफ द रिपोर्ट, और मकसद को भी दोबारा से आप रीस्टेट करते हैं यहाँ पे। ठीक है जी।
फिर है गिव हिंट्स अबाउट द ओवरऑल आंसर टू द प्रॉब्लम कवर्ड इन द रिपोर्ट। जी, ओवरऑल आंसर जो है, जो भी आपने उसमें रिपोर्ट में लिखा है, उसका आपने अगेन एक शॉर्ट सा वो करना है कि मैंने इस चीज़ पे इन एंगल्स से एक सर्टेन प्रॉब्लम को, एक सिचुएशन को, एक चेंज को मैंने देखा है, एक इशू को देखा है और फिर मैंने ये रिपोर्ट लिखी है। कमेंट ऑन द लिमिटेशंस एंड एनी अजम्पशंस यू हैव मेड टू गेट टू द कंक्लूजन। जी, एजम्पशन क्या होता है जी, हम वैसे जो है ना एक चीज़ वो कर लेते हैं, क्या कहते हैं, कॉन्स्टेंट रख लेते हैं, हम कहते हैं जी ये ऐसा ही है, उसको एज्यूम कहते हैं करना या एजम्पशन करना, ठीक है। तो कोई भी आपकी अगर लिमिटेशन है उस रिपोर्ट की, वो वाली चीज़ें जिन पे आपकी रिपोर्ट ने जो है वो दायरा कार में नहीं है आपकी रिपोर्ट के, या आपकी रिपोर्ट का हिस्सा नहीं है, वो चीज़ें, वो टॉपिक्स, वो मौजू, वो जो है वो आपने बता देने कि ये वाली चीज़ें जो हैं, ये वाली जो बातें हैं, ये मेरी रिपोर्ट से बाहर हैं और मैंने इनको टच नहीं किया, इनको ट्रीट नहीं किया। मेरी रिपोर्ट सिर्फ इस हद तक एक स्पेसिफिक इशू या चेंज के बारे में बता रही है। तो ये आपने साथ मेंशन करना है, सो दैट द रीडर गेट्स टू नो इट रेडिली, और उसको प्रॉब्लम ना हो ये देखने में कि जी ये तो इससे बाहर बात की हुई है, या ये तो उसका हिस्सा ही नहीं है जो बात ये कर रहे हैं। तो अब मैं ये बता देना है पहले, ठीक है, कि मैंने ये एजम्पशंस किए हैं, मैंने ये जो है वो जो एजम्पशन होती है ना वो बेस नहीं होती जो एविडेंस है उस पर, मतलब वो आप वैसे बेस्ड ऑन द डेटा आप क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, आप कहते हैं जी ऐसा भी हो सकता है या हुआ होगा, तो वो भी आप साथ मेंशन करना होता है। फिर डिस्कशन है जी, डिस्कशन में जो मेन जिस तरह बॉडी होती है ना लेटर की या किसी भी टेक्स्ट की, जो आप दूसरा कोई लिखते हैं ऐसे लिखते हैं जिस तरह, उसमें इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी और कंक्लूजन। तो बॉडी जो है वो डिस्कशन है, समझिए, इसमें आप सारा कुछ डिटेल में फिर बयान करते हैं। दिस सेक्शन सर्व्स टू पर्पसेस, इट जस्टिफाइज द रिकमेंडेशंस, इट एक्सप्लेन्स द कंक्लूजन्स। जो भी आपकी फाइंडिंग्स, जो भी आप चाह रहे हैं बात करना, जो भी नतीजा निकालना चाह रहे हैं, जो भी तजवीज़ पेश कर रहे हैं, उसको ये क्या करते हैं, डिस्कशन क्या करती है, उसको जो है वो जस्टिफाई करती है, उसको एक्सप्लेन करती है, या उसको जो है वो हम कहते हैं कि प्रूव करती है, ठीक है, कि आपकी रिकमेंडेशंस जो हैं वो ठीक किस तरह, आपकी जो कंक्लूजन है वो सही है या नहीं। तो ये डिस्कशन में पता चलता है, जो बात उसके बारे में आप करते हैं, जो भी टॉपिक है जो आपने इंट्रोडक्शन में इंट्रोड्यूस किया है। व्हाइल यू आर राइटिंग द डिस्कशन सेक्शन, मेक श्योर यू डू द फॉलोइंग। अब जब आप डिस्कशन सेक्शन लिख रहे हैं तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। क्या? प्रेजेंट योर एनालिसिस लॉजिकली, आपका जो है मंतकी होना चाहिए। एनालिसिस, तजिया जो भी आपने किया है, जो भी बातें आपने की हैं, वो मंतकी होना चाहिए। मंतकी का क्या मतलब है, लॉजिकल का क्या मतलब है कि आप जो बात कर रहे हैं वो दूसरे को भी समझ आ सके आसानी से। ये ना हो कि वो कहे जी मेरा एक्सपीरियंस तो कुछ हो रहा है, मेरी तो ऑब्जर्वेशन कुछ हो रहा है, मेरी तो समझ में ये बात नहीं आ रही, मेरे साथ तो ऐसे नहीं हुआ, ये तो और तरह से होता है, बाकी दुनिया में भी और तरह से होता है, आपने किस तरह ये रिपोर्ट में ये बात कर दी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो लॉजिकल होना चाहिए, वो उसके माइंड में भी उसी तरह फ़्लो करना चाहिए आपकी बात को, जिस तरह जो है वो किसी और के माइंड में करती है या आम इंसान के माइंड में करती है। तो सब उससे एग्री होने चाहिए, इस तरह की बात होनी चाहिए, ठीक है, लॉजिकल होनी चाहिए, वो जहन माने उस बात को जो भी आप कह रहे हैं। इफ़ नीडेड डिवाइड द इन्फॉर्मेशन अंडर अप्रोप्रिएट हेडिंग्स टू इम्प्रूव रीडेबिलिटी एंड ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है जी, टू इम्प्रूव है यहाँ पे, ये गलती है। इफ़ नीडेड डिवाइड द इन्फॉर्मेशन अंडर अप्रोप्रिएट हेडिंग्स। जी, अगर आपने उसको मज़ीद टुकड़ों में डिवाइड करना है अपनी डिस्कशन को, तो आप वो भी करें, अपनी इन्फॉर्मेशन को, अपनी डिस्कशन को। किस लिए? ताकि रीडेबिलिटी इम्प्रूव हो। देखें, पढ़ने में आसान हो जाता है वो। अगर एक सेक्शन को मुख्तलिफ़ हिस्सों में तोड़ा गया है तो वो डिवीज़न जो है वो क्या करती है, वो पढ़ना आसान कर देती है एक सर्टेन टेक्स्ट का। एंड ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और फिर समझना भी आसान हो जाता है। तो ईज़ का मतलब है आसान होना, तो आसानी जो है वो उसमें भी होती है समझने में। और इस वजह से आपको डिस्कशन को एक तो ये करना चाहिए कि आपको पर्पसेस का पता होना चाहिए डिस्कशन के, जो कि हैं कि वो तजावीज़ को प्रूव करती है कि जी तजावीज़ ठीक हैं, जस्टिफाई करती है, और कंक्लूजन्स को एक्सप्लेन करती है, उसको उनको जो है वो नताइज जो भी आप निकालना चाह रहे हैं उससे, अपनी डिस्कशन से उनको प्रूव करती है। एक तो ये हो गया। दूसरी जो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, वो क्या है कि आपने एक एनालिसिस लॉजिकली देना है, अपनी जो भी बात करनी है आपने बेस्ड ऑन फैक्ट्स, चार्ट्स एंड फिगर्स, जिसे हमने कहा था स्टैटिस्टिक्स या इंफॉर्मेशन डेटा, वो आपने लॉजिकली प्रेजेंट करना है। और अगर ज़रूरत पड़े, बहुत ज़्यादा है रिपोर्ट का जो डिस्कशन है वो ज़्यादा है सेक्शन, तो आपने क्या करना है कि उसको डिवाइड करना है डिफरेंट सब हेडिंग्स में, ताकि पढ़ना भी आसान हो और समझना भी आसान हो। एक्सप्लेन योर पॉइंट्स एंड बैकअप योर क्लेम्स विद स्ट्रॉन्ग एंड इवैल्यूएटेड एविडेंस। जी, आपने अपने पॉइंट्स, अपने निकात, जो भी आपके दावे हैं, जो भी क्लेम्स हैं, जो भी आर्गूमेंट्स हैं, उनको आपने बैकअप करना है, आपने उनको जो है वो सपोर्ट करना है
मज़बूत या स्ट्रॉन्ग और इवेलुएटेड एविडेंस के साथ। जो आपका जो है वो जो भी एविडेंस होंगे, जो भी उसका जो है वो पीछे डिटेल्स होंगी, या जो भी उसके सबूत होंगे, शवाहिद होंगे, ऑब्जर्वेशंस होंगी, वो सारी क्या होनी चाहिए, वो इवेलुएटेड होनी चाहिए। वो ऐसे हवा में बातें नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो प्रॉपरली चेक्ड आउट होनी चाहिए, ताकि आपको पता हो, प्रॉपरली टेस्टेड होनी चाहिए कि ये बातें जो मैं कर रहा हूँ ये ठीक है। तो डिस्कशन में कोई भी इस तरह की बात, और फॉर्मल वैसे भी डॉक्यूमेंट में, किसी भी फॉर्मल राइटिंग में आपने वैसे फजूल बात कोई भी हवाई नहीं करनी होती। आपने कोशिश करनी होती है कि वो बेस्ड ऑन फैक्ट्स या बेस्ड ऑन जो है ऐसी एजम्पशंस हो, अगर एजम्पशंस हैं भी तो ऐसी हों जो सब लोग माने, लॉजिकल होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, नेक्स्ट है जी कंक्लूजन। लास्ट की एलिमेंट जो है एक रिपोर्ट का, वो है कंक्लूजन, ठीक है। और आपने कंक्लूजन को भी लिखते हुए बड़ा ख्याल करना है कि मैं कैसे एक नतीजे को लिख रहा हूँ, ये लिख रही है। द प्राइमरी कंक्लूजन शुड कम फर्स्ट। प्राइमरी कंक्लूजन क्या होता है जी, जो पूरा जो है ना जो डिस्कशन है, उससे जो नतीजा आप निकालना चाह रहे हैं, जो मेन मकसद था आपका, वो जब आप अचीव करते हैं तो उसका नतीजा जो आप लिखते हैं वो क्या होता है, प्राइमरी कंक्लूजन। मतलब जो मेन बात थी, जो आप नतीजा निकालना चाह रहे थे, जिसकी बेस पे आपने, जिसकी वजह से आपने पूरी डिस्कशन की, इतना ज़्यादा उसको एक्सप्लेन किया वाज़े तौर पे, और इतना ज़्यादा तफसीलन आपने एक्सप्लेन किया, तो उसका जो मकसद है, जब आप उसको बयान करना शुरू करते हैं तो वो होता है प्राइमरी कंक्लूजन या मेन कंक्लूजन। आइडेंटिफाई एंड इंटरप्रेट द मेजर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द केस योर रिपोर्ट इज़ बेस्ड ऑन। जी, जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं, मेजर मसाइल, बड़े मसाइल जो हैं, उनको आपने देखना है कि कौन सी हैं जिनको आपने डील किया है, या जिनके बारे में आपने बात की है, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज़ हैं, जो चेंजेस हैं, उनके बारे में आपने उसको दोबारा रीस्टेट करना। अच्छा, एक और चीज़, जो आप इंट्रोडक्शन में लिखते हैं ना कि ये मकसद है मेरी रिपोर्ट का, या मैं ये करूँगा, इसमें ये डिस्कशन है, या मैंने ये बात करनी है, वो सारा कंक्लूजन में रिपीट होता है। लेकिन अभी क्या डिफरेंस है कि कंक्लूजन में आप बेस्ड ऑन दैट डिस्कशन बात कर रहे होते हैं। पहले तो आपने इंट्रोडक्शन में तो डिस्कशन अभी नहीं की होती ना, लेकिन जब डिस्कशन करके आप कंक्लूजन सेक्शन में जाते हैं तो वो बात इस तरह होती है जिस तरह हम आखिर में नहीं कहते, समझ आ गई ना, तो इस वजह से ये बात इस तरह है। मैं जो बात कर रहा था वो इस वजह से इस तरह जो मैंने पीछे डिस्कशन में की। तो ये आप कंक्लूजन में करते हैं कि रीस्टेट करते हैं आप उसको, जो भी आपका मेन आइडिया होता है, लेकिन आप उसको बेस्ड ऑन दैट डिस्कशन अभी कर रहे होते हैं रीस्टेट। पहले शुरू में तो वैसे ही कह रहे होते हैं, लेकिन अभी आफ्टर यू हैव डिस्कस्ड इट कम्प्लीटली और ब्रीफली, या उसको कहते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिवली, तो फिर आप क्या करते हैं, आप उसको जो है वो रीस्टेट करते हैं वहाँ पे। रिलेट टू द ऑब्जेक्टिव्स दैट यू हैव मेंशन्ड इन द इंट्रोडक्शन। जी, वो दोबारा से रीस्टेट करना है, वही बात कि आपने रिलेट करना, उसकी तरफ जाना है वापस, जो आपने इंट्रोडक्शन में बातें की थी, क्या वो नतीजे में भी आपने उसकी बात की है या नहीं। आप कह रहे थे मेरा मकसद ये है इसका रिपोर्ट राइटिंग का, मैं इस वजह से रिपोर्ट लिख रहा हूँ, ये लिख रही हूँ, तो क्या आपने कंक्लूजन में भी वो लिखा कि ये अचीव हुआ है मकसद, इस बेस पे मैं कह रहा हूँ कि ये बात इस तरह है, तो ये आपने मेंशन करना है। कीप द कंक्लूजन ब्रीफ एंड स्पेसिफिक। आपका कंक्लूजन जो है वो शॉर्ट होना चाहिए, ठीक है, और स्पेसिफिक होना चाहिए। वो जो है वो उसके जो है वो फोकस उसी टॉपिक पे होना चाहिए जो आप बयान करना चाह रहे हैं, उस मौजू से हटना नहीं चाहिए वो। सही है जी। सैम्पल हेडिंग्स कौन सी हैं जी? सैम्पल हेडिंग्स जो हैं वो ये हैं, आप इंट्रोडक्शन की हेडिंग देंगे, बैकग्राउंड टू द इशू आप दे सकते हैं हेडिंग, जो भी मसला है, जो भी चेंज आप बयान कर रहे हैं, सर्विस चेंजेस आप बयान कर सकते हैं, या बिज़नेस के उसमें है कि एक बिज़नेस है, उसमें आप कोई भी चेंजेस आई हैं, न्यू सर्विस इंक्लूड होगी, कोई और सर्विस आप दे रहे हैं अपने बिज़नेस में, तो उसको आप इंक्लूड करेंगे। प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट्स, कौन सी चीज़ें जो हैं वो हम बेहतर तौर पे बनाना शुरू हो गए, ठीक है, उसको आप बता सकते हैं जी। इसी तरह फ्यूचर डेवलपमेंट्स, आगे हमारी क्या चेंजेस जो हैं वो मुतवक्के हैं, ये क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, चेंजेस कौन कौन सी आ सकती हैं, अच्छा ये हम क्या चाहते हैं, और कंक्लूजन्स नताइज के हैं, और रिकमेंडेशंस के कौन सी चीज़ें हमारी तरफ से सजेस्ट की जाती हैं आपको करने के लिए। एक तो है ना नतीजा के इस बेस पे हम ये नतीजा निकालते हैं, एक है कि आपको सजेस्ट क्या किया जाता है, क्या क्या चीज़ें आप मज़ीद बेहतर बना सकते हैं, या क्या कोशिश आप कर सकते हैं, तो ये भी आप हेडिंग्स दे सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, जी क्या ज़रूरत है रिपोर्ट राइटिंग की, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्यों हमें ये रिपोर्ट राइटिंग करनी चाहिए। बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग अ रिपोर्ट इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिपोर्ट। जी, इससे पहले कि आप एक रिपोर्ट लिखें, आपको पता होना चाहिए कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी अहमियत क्या है, उसकी जो है वो ज़रूरत क्या है, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग इज़ इंपॉर्टेंट ड्यू टू द फॉलोइंग। पहला क्या है जी, डिसीजन मेकिंग टूल। जब रिपोर्ट होती है हमारे पास, जब हमें पता होता है हम कहाँ पे खड़े हैं, देखिए इंडिविजुअल की भी, आप किसी भी जगह पे खड़े हैं, आपको अपनी रिपोर्ट
आपको आपके पास होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए मैं कहाँ पे खड़ा हूँ या खड़ी हूँ और मैंने कहाँ जाना है। तो इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन में भी रिपोर्ट इतनी अहम है, उसको पता होना चाहिए कि मैं कहाँ पे इस वक्त जो है वो लाई कर रही हूँ, कहाँ पे स्टैंड कर रही हूँ। एक ऑर्गेनाइजेशन को ये पता होना चाहिए, एक इंस्टीट्यूशन को ये पता होना चाहिए, एक बिज़नेस को पता होना चाहिए, एक टीचर को पता होना चाहिए, एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए, किसी भी जगह पे आप एक इंसान को पता होना चाहिए कि उसने जो है वो किधर जाना है और वो कहाँ पे खड़ा है, या वो पीछे कौन सी गलतियाँ कर चुका है जो अभी उसने आगे नहीं दोहरानी। Organizations require a considerable amount of data and information on specific topics, scenarios, and situations. Managers and decision makers often use business reports and research papers as information sources to make important business decisions and reach solutions. तो इसमें क्या चीज़ है जी कि बहुत ज़्यादा डेटा चाहिए होता है ऑर्गेनाइजेशंस को स्पेसिफिक मखसूस टॉपिक्स के ऊपर, मौजूआत के ऊपर, इसी तरह डिफरेंट सिचुएशंस के ऊपर और सिनेरियोज़ के ऊपर। और मैनेजर्स जो हैं और डिसीजन मेकर्स जिन्होंने डिसीजन करनी होती है, जिन्होंने फ़ैसले लेने होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के या बिज़नेस के बारे में, तो उनको जो है वो किन का इस्तेमाल करना पड़ता है, वो किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, बिज़नेस रिपोर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, रिसर्च पेपर्स का। रिसर्च भी वही होती है, एक रिसर्च पेपर में भी इसी तरह इन्वेस्टिगेशन की जाती है और एक पॉइंट, एक प्रॉब्लम, एक इशू, एक चेंज को जो है वो एक्सप्लेन किया जाता है। तो इन सोर्सेज की मदद से, जहाँ से डेटा लिया जाता है, इन सोर्सेज की मदद से रिसर्च पेपर्स हों ख्वा या वो बिज़नेस रिपोर्ट्स हों, इनकी बेसिस पे वो जो है वो बिज़नेस डिसीजंस लेते हैं और इसी तरह वो जो है वो अपने मसाइल को हल करते हैं और वो ऊपर जाते हैं बिजनेसेस या ऑर्गेनाइजेशंस के। वो जो है वो अपने आपको अच्छे से समझते हैं, अपने पास्ट को अच्छे से समझते हैं, अपने हाल को अच्छे से समझते हैं और अपने फ्यूचर को जो है वो उसकी बेस पे वो निकालते हैं कि जी हमारा फ्यूचर किस तरह का होने जा रहा है, तो हमने क्या चेंजेस अभी करनी है ताकि हमारा फ्यूचर मज़ीद बेहतर हो। प्रोफेशनल इंप्रूवमेंट्स क्या है जी? ड्यूरिंग द एनुअल अप्रेजल साइकिल योर मैनेजर विल आस्क यू टू राइट रिपोर्ट्स टू एक्सप्लेन योर पोजीशन, लेवल ऑफ वर्क एंड परफॉर्मेंस। जी, तो ये अप्रेजल जो होता है ये बेसिकली क्या होता है कि आपके असेसमेंट, तो आपकी जो असेसमेंट होती है ईयरली, उसमें आपका मैनेजर ये आपको कह सकता है कि आप अपनी रिपोर्ट लिखें, बताएं मुझे कि आपकी जो है वो पोजीशन क्या है, आप अभी किस स्टेटस में हैं, कहाँ पे हैं आप अपने काम में, लेवल ऑफ वर्क आपका काम है क्या, एंड परफॉर्मेंस, और आपने क्या किया उसमें। ठीक है, उस ओहदे पे जब आप बैठे हुए थे, उस काम के लिए आप बैठे हुए थे, तो आपने वहाँ पे क्या किया। तो तीनों चीज़ें आ गई हैं, पोजीशन, लेवल ऑफ वर्क एंड परफॉर्मेंस। इफ़ यू एवर वॉन्डर्ड how your manager decided to promote your colleague and not you, the answer may lie in his well presented report. अगर आप ये सोचते हैं कि आपके मैनेजर ने, ये वैसे एक एग्जांपल है, कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी रिपोर्ट राइटिंग की, ये यहाँ पे मेंशन्ड है कि अगर आप ये सोचते हैं, कभी भी आपने सोचा है कि आपके मैनेजर ने क्यों आपके कलीग को जो है वो प्रमोट कर दिया, उसको आगे पोजीशन दे दी, ऊपर वाली पोजीशन दे दी, उहदा ऊपर वाला दे दिया, लेकिन आपको नहीं दिया, तो हो सकता है कि उसका जवाब आपको वेल प्रेजेंटेड रिपोर्ट में मिले, जो उसने अच्छी तरह से रिपोर्ट दी, अच्छी तरह से उसने मैनेजर को बताया कि मैंने जो है वो क्या क्या मैंने काम किए हैं और क्या क्या मैंने इसमें बेहतरियाँ लाई हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में या आपके बिज़नेस में। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। आप जिस तरह से प्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज़ हो सकती है आपके पास बहुत अच्छा मवाद हो, आपके पास बहुत अच्छी बातें हों, लेकिन आपने अगर प्रेजेंट अच्छे से नहीं किया, और जनरली भी कम्युनिकेशन के लिए भी मैं ये आपको बात बता दूँ जनरल लाइफ में, कि अगर आपको ये पता है कि मैंने बात किस तरह करनी है, किस तरह, क्या नहीं, किस तरह बात करनी है, प्रेजेंट कैसे करना है मैंने, तो ये भी कम्युनिकेशन का हिस्सा है। और यही चीज़ है जो अक्सर लोगों की कमज़ोर होती है और इसकी वजह से वो दूसरे को मना नहीं पाते, कन्विंस नहीं कर पाते। और हमें चाहिए कि हम इस पे भी काम करें कि हमने बात करनी कैसे है। बात तो है सबके पास, लेकिन करनी कैसे है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, जनरल लाइफ के लिए बता रहा हूँ। क्विक सोर्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। जी, प्रॉब्लम सॉल्विंग का ये होता है, कभी अचानक मसला आ जाता है तो बंदे के को जो है ना वो समझ नहीं आ रही होती, तो रिपोर्ट राइटिंग मेक्स इट क्वाइट ईजियर फॉर मैनेजर्स या डिसीजन मेकर्स, या कोई भी, आप अगर कोई भी कहीं पे भी हैं तो आपको ये मसला हल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं रिपोर्ट्स। देयर इज़ नो डिनाइंग दैट managers require accurate information on various topics to make quick decisions. Often due to urgency, managers only rely on business reports as an authentic source of information. Almost every employee would have witnessed a situation that needed the manager's attention urgently. Reports come in handy during such situations. जी, तो देखें जी, इसमें जो है क्या कह रहे हैं कि देयर इज़ नो डिनाइंग दैट मैनेजर्स रिक्वायर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ऑन वेरियस टॉपिक्स टू मेक क्विक डिसीजन। जी, उनको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है मुख्तलिफ मौज़ूआत पे, काफ़ी सारे मौज़ूआत पे, ताकि वो जल्दी से फ़ैसला कर पाएँ। ठीक है, उनके पास कभी कभी टाइम नहीं होता, और कभी अक्सर जो है इमरजेंसी की वजह से या अर्जेंसी की वजह से, जल्दी की वजह से मैनेजर्स सिर्फ किस पे रिलाई करते हैं, किस पे मौकूफ़ होते हैं उनकी डिसीजन या फ़ैसला, बिज़नेस रिपोर्ट्स पे, और वो सारा जो है ना वो उसी पे
रिलाई करते हैं और उसी की बेस पे वो डिसीजंस लेते हैं. ऑलमोस्ट एवरी एम्प्लॉई वुड हैव विटनेस अ सिचुएशन दैट नीडेड द मैनेजर्स अटेंशन अर्जेंटली. हर एम्प्लॉई को ये एक्सपीरियंस होता है कि कभी ना कभी मैनेजर को जल्दी डिसीजन लेने के लिए रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है और उसको जल्दी से कोई फैसला लेना होता है. रिपोर्ट्स कम इन हैंडी ड्यूरिंग सच सिचुएशंस. और ऐसी सिचुएशंस में ऐसे जो है वो वाक़यात या मामलात या ऐसे जो है एनवायरनमेंट में उनको किसकी ज़रूरत पड़ती है या क्या काम आते हैं उनको. कम इन हैंडी का क्या मतलब है जी? हेल्पफुल. तो रिपोर्ट्स बिकम हेल्पफुल ड्यूरिंग सच सिचुएशंस. और ये जो है वो बड़ा मदद करती हैं, बड़ी मदद करती हैं या इनसे जो है वो बड़ा आसान हो जाता है डिसीजन लेना मैनेजर्स के लिए या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉई के लिए, चाहे वो एम्प्लॉयर हो या एम्प्लॉई हो. एम्प्लॉई होता है मुलाजिम और एम्प्लॉयर होता है मुलाजमत देने वाला, बॉस जिसे कहते हैं. वो एम्प्लॉयर होता है और एम्प्लॉई मुलाजिम. तो ये भी यहाँ पे भी गलती करते हैं मेरे अक्सर स्टूडेंट्स. और मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें आपको क्लियर हों कि इसमें एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर में क्या डिफरेंस है. सही है जी. नेक्स्ट है एवेल्यूएशन. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स डिफाइन एन ऑर्गेनाइजेशन. जी, मुख्तलिफ जो अमाल होते हैं या मुख्तलिफ जो सरगर्मियाँ होती हैं, उन सरगर्मियों से डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनमें जो डिफरेंट सरगर्मियाँ हो रही होती हैं उनसे पता चलता है एक ऑर्गेनाइजेशन का. थिंक ऑफ द डिपार्टमेंट्स योर ऑर्गेनाइजेशन हैज़. डेवलपमेंट, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन. अब ये बिज़नेस की बात हो रही है, ठीक है, उसके डिपार्टमेंट्स की. मार्केटिंग, HR होता है, ह्यूमन रिसोर्स एंड मोर. Each department follows defined processes and protocols that require many small and large activities on a daily basis. तो उनका एक पूरा जो है ना प्रोसेस होता है. एवेल्यूशन जो है वो इस तरह नहीं होती. इसमें ऐसा होता है कि इसमें पूरा जो है वो डिफरेंट एवेल्यूशन के तरीके हैं और हर डिपार्टमेंट का अपना तरीका होता है. हर डिपार्टमेंट जो है वो प्रोसेस होता है कि वो कैसे जो है वो छोटी और बड़ी एक्टिविटीज़ को रोज़मर्रा की बेस पे बुनियाद पे जो है वो करे. इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर द मैनेजमेंट टू कीप एन आई ऑन द डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन ईच डिपार्टमेंट. जी, मैनेजमेंट का काम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए अगर वो हर डिपार्टमेंट में जाके छोटी छोटी चीज़ों को देख रही हो. तो वो डिपार्टमेंट में ही उसको क्या किया जाता है, डिफरेंट सरगर्मियों को टैकल किया जाता है. दैट्स वेयर द रिपोर्ट्स कैन हेल्प. विद एवरी डिपार्टमेंट writing and maintaining periodic reports, keeping a tab of ongoing activities becomes easier for the management. तो मैनेजमेंट को अगर आप रिपोर्ट दे देंगे अपने पुराने जितना भी आपने अभी तक काम किया, तो उससे क्या होगी, हेल्प होगी मैनेजमेंट को कि वो डिसीजंस ले आपके डिपार्टमेंट के बारे में. लैंग्वेज ऑफ अ रिपोर्ट. अब लैंग्वेज क्या है जी रिपोर्ट की, कौन सी ज़ुबान आपने इस्तेमाल करनी है रिपोर्ट राइटिंग में. स्पेसिफिक, कंसाइज एंड क्लियर लैंग्वेज. आपकी जो लैंग्वेज है वो स्पेसिफिक होनी चाहिए, वो कंसाइज ब्रीफ का एक ही मतलब है, वो कॉम्पैक्ट होनी चाहिए, वो शॉर्ट होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए. स्पेसिफिक का मतलब है मखसूस होनी चाहिए, वो उसी टॉपिक पे उसका फोकस होना चाहिए, ठीक है, और वाज़ेह होना चाहिए. जो भी बात आप करना चाह रहे हैं वो क्लियर होनी चाहिए. क्लियर लैंग्वेज आपने इस्तेमाल करनी है. वो किसी भी लैंग्वेज के लिए ज़रूरी है कि आपकी लैंग्वेज क्लियर हो. कंसिस्टेंट एंड एक्यूरेट वर्ब टेंसेस. जी, कंसिस्टेंट का क्या मतलब कि अगर आपने पास्ट टेंस यूज़ किया है, अमूमन ज़ाहिर रिपोर्ट करने चुके तो पास्ट टेंस ही यूज़ करेंगे, तो आपने वही वाला टेंस आगे तक रखना है. आपने ऐसा नहीं करना कि टेंस को चेंज कर दें बीच में. और एक्यूरेट वर्ब टेंसेस होने चाहिए. आपका जो उस जो है वो रिपोर्ट के हवाले से जितना बेहतर आप टेंस यूज़ कर सकते हैं या जितने जो टेंस आप यूज़ करेंगे वो जितना बेहतर तौर पे आपकी रिपोर्ट को पेश करेगा उतना बेहतर है. तो आपने एक्यूरेट, आपने जो है ना वो जो सही वर्ब टेंस हो वो उसका इस्तेमाल करना. सिंपल टेंसेस यूजुअली द प्रेजेंट सिंपल टू एक्सप्रेस फैक्ट्स, करंट एक्शंस एंड कंक्लूजन्स. अभी जो नतीजे आप निकाल रहे हैं, अभी के जो करंट एक्शंस हैं उनको आप एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, उनके बारे में बताने के लिए प्रेजेंट सिंपल यूज़ करेंगे यूजुअली. लेकिन सिंपल टेंसेस हो सकते हैं वो पास्ट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, ठीक है, और फ्यूचर सिंपल भी हो सकता है. तो उसमें कंक्लूजन भी आ जाएगा, आगे रिकमेंडेशंस भी आ जाएंगी अगर आप फ्यूचर यूज़ कर रहे हैं फ्यूचर सिंपल. तो पास्ट टेंस फॉर कंप्लीटेड एक्शंस एंड रेफरेंसेस. ज़ाहिर है जो चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, जो बातें हो गई हैं, जो काम हो गए हैं, उनके बारे में बात करने के लिए आप पास्ट टेंस यूज़ करेंगे. प्रेजेंट परफेक्ट फॉर थिंग्स हैपनिंग इन द पास्ट अप टू नाउ. तो ये जो करीब होता है, माजी करीब, जिसे कहते हैं रीसेंट पास्ट, इसके बारे में बात करने के लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं. जिस तरह हम कहते हैं ना आई हैव डन माई वर्क, तो अभी अभी काम किया होता है थोड़ी देर पहले, तो हम कहते हैं आई हैव डन माई वर्क. तो रीसेंट पास्ट होता है, हो तो वो गया है वो काम, लेकिन वो अभी अभी हुआ है थोड़ी टाइम पहले, तो इस वजह से हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं. यहाँ पे मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट में भी डिफरेंस बता दिया कि पास्ट टेंस और प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट में क्या डिफरेंस है. तो पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट में ये डिफरेंस है कि पास्ट थोड़ा पीछे होता है, माजी बईद उसको कहते हैं, और ये जो है ये
रीसेंट पास्ट होता है, माजी करीब इसको कहते हैं, और ये अभी अभी कोई काम हुआ हो उसके लिए यूज़ होता है, मतलब इतना टाइम अभी इसको नहीं हुआ हो। अवॉइडेंस ऑफ इमोशनल लैंग्वेज एंड जार्गन, ये तो हर जगह याद रखें। जार्गन होते हैं वो स्पेशलाइज्ड वोकेबलरी, ठीक है जी, किसी फील्ड की स्पेशलाइज्ड वोकेबलरी। जिस तरह लॉ की अपना जार्गन है, मेडिकल फील्ड का अपना जार्गन है, स्पेशलाइज्ड वोकेबलरी है, उनके अपने अल्फाज होते हैं कुछ जो हम आम रोज़मर्रा इस्तेमाल नहीं करते, तो उससे आपने बचना है, उससे इज्तनाब, ठीक है। और अवॉइडेंस ऑफ इमोशनल लैंग्वेज, इमोशनल लैंग्वेज का तो काम ही नहीं है ना फॉर्मल उसमें, ये नॉवेल्स में आपको, स्टोरीज़ में आपको, इस तरह की चीज़ों में आपको मिलती है, लेकिन इमोशन का वहाँ पे ताल्लुक़ नहीं होता फॉर्मल उसमें। फॉर्मल में आपने सब्जेक्टिविटी का जो है वो बिल्कुल आंसर नहीं रखना, मतलब आपने कोशिश करनी है कि अपने पर्सनल व्यूज़, अपने पर्सनल इमोशंस, अपनी पर्सनल फीलिंग्स, पर्सनल जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको आपने वहाँ पे नहीं लिखना होता। आपने कोशिश करनी होती है कि वो ऐसी ऑब्जर्वेशंस हो जिनसे सब लोग जिनको माने और वो कहें कि ये बात है, लेकिन इमोशंस तो नहीं होनी चाहिए उसमें, पर्सनल फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर बंदा एक सिचुएशन को डिफरेंट एंगल से देखता है, डिफरेंट तरह से परसीव करता है, डिफरेंट फीलिंग्स होती हैं उसकी, डिफरेंट इमोशंस होती हैं उसके बारे में। एक हो सकता है एक बंदा आपको ना पसंद हो, दूसरे को पसंद हो, एक चीज़ आपको पसंद है ऑर्गेनाइजेशन में, दूसरे को नहीं पसंद, तो उसके लिए जो है वो इशू है और आपके लिए वो एक अच्छी चीज़ है, वो होनी चाहिए। तो ये देखें कि ये सब्जेक्टिविटी है, ये हर बंदे की डिफरेंट है, इस वजह से इनको इंक्लूड नहीं करना चाहिए फॉर्मल रिपोर्ट्स में या फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स में, किसी भी चीज़ में। द एक्टिव वॉइस विद शॉर्ट सेंटेंसेज एंड क्लियर एक्टर्स एंड एक्शंस यूजिंग स्पेसिफिक वर्ब्स एंड एडवर्ब्स फेवर्ड एज इन कंपनी एक्स कंसिडर द प्लान केयरफुली। जी, आपने कोशिश करनी है कि आप एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल करें, ना कि पैसिव वॉइस का, और शॉर्ट सेंटेंसेज हों, क्लियर हों, ठीक है। आपने क्लियर स्पेसिफिक वर्ब्स को यूज़ करना है, एडवर्ब्स भी जो है वो क्लियर होने चाहिए, और शॉर्ट सेंटेंसेज में आपने अपनी बात करनी है। अवॉइडेंस ऑफ टू मैनी सेंटेंसेज स्टार्टिंग विद वर्ड्स लाइक कंसिडरिंग एंड हैविंग इंस्टेड ब्रीफली सबऑर्डिनेटिंग ऑलरेडी नोन इन्फॉर्मेशन। जी, आपने क्या करना है, आपने ऐसे सेंटेंसेस दरमियान में या वर्ब्स के साथ शुरू नहीं करने जिस तरह कंसीडरिंग या हैविंग, बल्कि आपने प्रॉपर वे में एक्टिव वॉइस में जिस तरह सेंटेंसेस लिखे जाते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, उस तरह आपने लिखना है। और आपने जो है वो आपने कोशिश करनी है कि ऑलरेडी जो नॉन इन्फॉर्मेशन है, जो पहले से पता है, उसको आपने इस तरह से लिखना है जिस तरह नीचे लिखा गया है। सिंस एक्स कॉरपोरेशन बिगैन ऑपरेटिंग इन दिस रीजन सम इश्यूज हैव अरिजन दैट हैव इम्पैक्टेड ऑन प्रॉफिट्स। तो ये कॉरपोरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन जो जिसका नाम एक्स रखा गया यहाँ पे सपोज किया गया है, जैसा कि उसने शुरू किया है काम करना इस रीजन में, इस इलाके में, सम इश्यूज़ हैव अरिजन दैट हैव इम्पैक्टेड ऑन प्रॉफिट्स। तो ऐसे कुछ मसाइल निकले हैं, ऐसे कुछ मसाइल रुनमा हुए हैं, जो उठे हैं, ऐसे मसाइल जो जिन्होंने क्या किया है, दैट हैव इम्पैक्टेड ऑन प्रॉफिट्स, जिन्होंने हमारे मुनाफे पे, हमारे फ़ायदे पे, हमारे प्रॉफिट्स पे असर किया है। तो देखें कि आपने एक ही उसमें क्लेम भी कर दिया और उसको वजह भी बता दी कि और कॉरपोरेशन बिगैन ऑपरेटिंग इन दिस रीजन, जब से वो कर रही है तो सम इश्यूज़ हैव अरिजन दैट हैव इम्पैक्टेड ऑन प्रॉफिट्स। आपने वजह भी बता दी कि उसका मतलब इम्पैक्ट भी बता दिया, और आपने ये भी बताया कि वो किस वजह से हुआ, ठीक है जी। तो ये चीज़ आप अगर इस तरह करेंगे, एक सेंटेंस में आप बड़ी जो है वो कॉम्प्रिहेंसिवली और डिटेल में आप लिखेंगे, तो उससे क्या होगा कि वो रीडर जो है वो कन्विंस होगा, आपका मैनेजर कन्विंस होगा, आप जिसको भी वो प्रेजेंट कर रहे हैं, रिपोर्ट रिटन है या स्पोकन है, और उससे वो क्या होगा कि आपके चांसेस बढ़ सकते हैं। अगर वो स्कूल असाइनमेंट है तो स्कूल के असाइनमेंट के मार्क्स बढ़ेंगे, अगर वो किसी वर्क प्लेस में आप लिख रहे हैं जो है रिपोर्ट, तो उसमें आपको वहाँ पे हेल्प होगी। तो आपने ये कोशिश करनी है कि इन चीज़ों को अच्छे से समझें और लिखें, ठीक है। जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं, 7 जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं आपको जनरल लाइफ के बारे में, आगे प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, उनको भी आपने फॉलो करना है, सही है। थैंक यू सो मच। और अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं आपके तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक जो है इसको करें वीडियो को, और मेरा जो है वो चैनल भी सब्सक्राइब करें जिसका नाम है ज़ीराज ऑनलाइन अकेडमी, ठीक है। हमारा ये चैनल है, मेरी पूरी टीम यहाँ पे बैठती है, मैं ये ख़ुद लेक्चर्स बना रहा हूँ इंग्लिश लैंग्वेज के। इसी तरह बाकी लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे कि बाकी सब्जेक्ट्स को भी इनकॉर्पोरेट करें, बट फ़िलहाल इंग्लिश लैंग्वेज ही है, और मेरी कोशिश होगी कि मैं इन टॉपिक्स को डिटेल में टच करूँ, डिटेल में इनके बारे में बताऊँ, और जहाँ भी आपको मसला आएगा आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और मैं आपको आंसर करूँगा। और ये भी बताइए कि नेक्स्ट वीडियोज़ किन टॉपिक्स के बारे में बनाऊँ इंग्लिश लैंग्वेज के जिनमें आपको मसला होता है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू सो मच।